बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की मौजूदा सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। गवर्नर ने दस्तखत नहीं किया और गवर्नर ने एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में यह लिखा कि मैं इस अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। आईनी तरीक़ाकार के तहत 48 घंटों में असम्बली तहलील हो जाएगी। सूबाई काबीना भी तहलील हो चुकी। अगले 3 दिन तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपोजिशन लीडर मियाँ हमजा शहबाज शरीफ के साथ बैठ के मुशावरत करनी है निगरान सेटअप के ऊपर। तब तक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही रहेंगे, लेकिन आइंदा निगरान सेटअप के ऊपर क्या इत्तफाक हो जाएगा, ये एक बुनियादी सवाल है। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से सदर को एक ख़त लिखा गया और कहा गया कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपना एतमाद खो चुके हैं। एमकेएम ने हुकूमत से अलहदगी का इशारा दे दिया है। एमकेएम नाराज़ बैठी है, इसलिए वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट हासिल करने का कहा जाए। तो अब सूरत हाल ये भी है कि क्या वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। उधर सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से पहले एमकेएम ने यह इनकार किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे अगर इंतखाबात होंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि आप हल्का बंदियों को बेहतर कीजिए। फिर आज पीपल्स पार्टी ने इशारा दे दिया कि इंतखाबात होंगे। फिर एमकेएम ने भी बादल नखास्ता ये पैगाम दे दिया कि हम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। साहब, बात का आगाज करते हैं पंजाब की सूरत हाल से। असम्बली तो तहलील हो चुकी, क्या निगरान सेटअप के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुशावरती अमल यासर कल शाम तक मुकम्मल होगा। मैं आपको एक तो बता दूं कि पंजाब का वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 ऐसे नाम दिए जाएंगे जो बिल्कुल गैर सियासी और उन पर कोई शख्स भी जो है वो उंगली नहीं उठाएगा। मैं एक तो आपको क्लियर कर दूं, और वो दोनों नाम जो हैं वो आप में कोई भी शख्स जो होगा वो बैठ कर नहीं कह सकेगा कि ये मुतनाज़ा है या कोई ऐसी चीज़ है। नंबर 1, ये कल शाम तक फाइनल हो जाएगा। नंबर 2, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर और साफ बता दूं, सुबह से तमाम टीवी चैनल्स पे चल रहा है सुबह से कि जनाब सदर साहब एतमाद के वोट का कह देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, सदर साहब अभी एतमाद के वोट का नहीं कहेंगे। अच्छा, अभी सदर एतमाद के वोट का नहीं कहेंगे। अभी कुछ दिन सियासी गेम इसी तरह चलेगी। कुछ इत्तेहादी, 3 इत्तेहादी ने छोड़ के जा रहे हैं, उन इत्तेहादियों को सहूलतकार रोक रहे हैं। अब वो इत्तेहादी कितने दिन तक रुकते हैं ये देखना है। लेकिन ये चीज़ फाइनल है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज़ फाइनल है कि वफाकी हुकूमत जा रही है, वफाकी हुकूमत नहीं बच रही। चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी जोर लग जाए, लेकिन वो इस तरीके से जाएगी कि जिसके इंतहा कोई नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एतमाद के वोट से फ़र्क कोई नहीं बनेगा। फ़र्क इसलिए नहीं बनेगा, नहीं लेंगे एतमाद का वोट, पूरे नहीं होगा, ख़त्म हो गई, वज़ीर आज़म साहब ख़त्म हो गए, कबीना ख़त्म हो गई, 2 दिन बाद रन आएगा। रन इलेक्शन में क्या होगा? जिसके पास ज़्यादा सादा अक्सर, बड़ी सिंपल। इसलिए ये एक ख़बर की हद तक बहुत अच्छा है, ये हुकूमत को हिलाने की हद तक बहुत अच्छा है, ये हुकूमत की चीखें निकलवाने की हद तक बहुत अच्छा है, ये हुकूमत को ये एहसास दिलाने की हद तक बहुत अच्छा है कि जनाब आपके पास अक्सरियत नहीं है, अब आपको हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ हुकूमत खुद ब खुद अपने वज़न से गिर जाएगी। सदर को ये कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। आप थोड़े दिन इंतज़ार कर लें। अब चूँकि इलेक्शन के कल कराची में इलेक्शन भी है, उस इलेक्शन के बड़े असरात होने। हमारे पास तो एक ऐसी फुटेज भी है, कल हम सुबह या आज के बुलेटिन में शायद दिखा दें, जिसमें कुछ लोग बैलेट पेपर लेकर जाते नजर आएंगे आपको। बैलेट बॉक्सेस, हाँ, लेते बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर भी पहले लेके जाते नजर आएंगे। ठप्पे लगने शुरू हो गए हैं, ठप्पे लगने शुरू हो गए हैं, ये सारा कुछ शुरू हो गया है। आपकी सोच से ज्यादा वहां पे होना है। तो उसके बाद एमकेएम का भी इम्तिहान है, वहां पे एएनपी का भी इम्तिहान है, वहां पे तहरीक इंसाफ का भी इम्तिहान है, जमात इस्लामी का इम्तिहान है, वहां पर वो जो वहां मुकामी तंजीमें हैं उनका भी इम्तिहान है। ये हाल ही एक नहीं है, इसके बाद आपकी अगले 2 से 3 दिन में बलोचिस्तान की हुकूमत तब्दील होने की तरफ जाएगी। अचानक आप देखेंगे, लंबा चौड़ा नहीं, अचानक देखेंगे आप। तो इसलिए ये सारे लोग अपने वजन से ही नीचे गिर जाएंगे।
शायद सदर को ये कहने की नौबत पेश ना आए, चूंकि सुबह से ये शोर मचा हुआ है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगी सारी सूरत यार। अच्छा राना साहब ये बताएं, ये केपीके की असेंबली तहलील करने की जो बातें हो रही थी वो अब ये कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर होगी, उसमें तवाल 1 हफ्ते के अंदर नहीं होगी जी। चले कितने दिनों में होगी? आप टीवी इंटरव्यू से सारा अंदाजा लगा रहे हैं ना, एक चैनल पे जो खान साहब ने दिया है, जी 3 से 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं होगा मैक्सिमम। अच्छा ये इसके इंतजार की वजह क्या है? इसके इंतजार की वजह यह है कि ये पंजाब से निपटना चाहते हैं सर। अब आपको पहले मुझसे पंजाब वाली बात पूछ लें। सारे लोग सोच रहे होंगे भाईजान हुआ ये, राना सनाउल्लाह साहब उस रात बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ताउल्लाह तारड़ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकी वज़रा साथ खड़े होते हैं, वो कहते हैं अंदर एक गैर आइनी इक़दाम हुआ, जाली गिनती हुई, गैर आइनी हुआ, फलान हुआ, पोलिंग एजेंट खड़े नहीं हुए। पोलिंग एजेंट तब खड़े होते हैं जब कंपटीशन हो, जब सिर्फ इत्मीनान का वोट लेना हो तो पोलिंग एजेंट खड़े नहीं होते। अच्छा ये सारी चीज़ें कि उन्होंने हम सुबह अदालत में से चैलेंज करेंगे, यही बातें हुई। अब सुबह अदालत में चैलेंज करने से पहले गवर्नर साहब ने लिख के भेज दिया कि जनाब वो इत्मीनान का वोट बिल्कुल ठीक लिया उन्होंने और हम अपना केस वापस ले रहे हैं। इस पर हुई गवर्नर साहब की क्लास, मेरे पास जो इतला है, खूब चढ़ाई की गई। चढ़ाई करने के बाद अब जब ये समरी पेश हुई तो गवर्नर साहब को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि आपने 1 दिन पहले किस तरह ये कह दिया हमसे मशवरे के बगैर कि जनाब मैं इस पे साइन कर दूंगा, ये कानूनी काम है। याद है ना आपने 1 दिन पहले उन्होंने कहा आपने तो साफ कह दिया। मैंने कहा जनाब आपको हमने गवर्नर बनाया, आपने जो कहना हमारे कहने पे कहना है, उसके बगैर नहीं कहना। नहीं तो बस आप समझे फिर खत्म काम। गवर्नर साहब ने उसके बाद आज दोपहर तक समरी साइन हो चुकी थी। फिर अचानक वज़ीर आज़म से मुलाकात और दीगर मामलात के बाद उन्होंने कहा जी मैं साइन नहीं करता। ये सारे उन्होंने कानूनी नुक्ते छोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने गवर्नर साहब को कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे ये नहीं होगा। अब आपको तीसरी चीज़ बता दूं, खबर देता चलो ना, लोग बेचारे खबर के इंतज़ार में बैठे हैं। यासर साहब इलेक्शन इकट्ठे ही होने हैं। अच्छा कुली तौर पे? हाँ मैं आपको बता दूं, ये जल्दी हो या लेट हो इलेक्शन इकट्ठे ही होने। और मैं आपको बता दूं आपके तगड़े सबसे तगड़े मिनिस्टर वापस चले जाने हैं। मिनिस्टर साहब सबसे तगड़े जो मिनिस्टर साहब है ना, जो मुल्क की मईशत ठीक करने आए थे, वो वापस चले जाने हैं। अच्छा इलेक्शन जो है भैया एक ही वक्त में होने हैं। चले वो मियाँ साहब ने जो इलेक्शन से पहले आना था वो मियाँ साहब आ जाएंगे इलेक्शन से पहले। अच्छा बिल्कुल इलेक्शन से पहले मियाँ साहब आ जाएंगे, लेकिन मियाँ साहब की फौरी वापसी मुमकिन नहीं है। अच्छा तो राना साहब अचानक फिर तकलीफ होगी ना। राना साहब ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले आप क्या समझते हैं ये एमकेएम ने किन बुनियादों पे इलेक्शन में जाने का फैसला किया और अभी तक ये फैसला न कर सकी कि वफाकी हुकूमत के साथ? मुझे एक बात बताएं यासर साहब, मुझे कभी कभी लगता है कि आप बड़े बड़े भोले आदमी हैं। मैं भोला आदमी हूँ सर? इतने भोले आदमी लगते हैं जिसकी इंतहाई कोई नहीं यार। मुझे तो लगता ही नहीं आप साफी हैं। एमकेएम बेचारी अपना, आपके सामने तो मैं भोला ही हूँ। हाँ मुझे एक बात बताएं, क्या एमकेएम कभी अपने फैसले खुद कर सकती है? वो तो कहते हैं हम खुद करते हैं। वो कहते हैं ना, क्या वो खुद फैसले कर सकते हैं? तो सर वो उनकी जुबान के ऊपर हूं ना। ओ भाई आप जुबान तो फिर ताउल्लाह तारड़ की भी थी कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जुबान तो हमजा शहबाज की भी थी कि कभी शेरवानी वो पहन लेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं पहनूंगा। आप सियासतदानों पे ना किया करें, वो बेचारे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सबसे मासूम और मजलूम जमात वो है इस वक्त कि जो अपने फैसले खुद करने की का इख्तियार ही नहीं है उनके पास। अच्छा ना वो अपने फैसले कर सकते हैं ना कोई बात है। पुरानी तनख्वाह पे काम करने का हुक्म मिला? मैं कह रहा हूं अभी तक उनको पुरानी तनख्वाह पे काम करने का हुक्म मिला है। जिस वक्त उन्हें हुक्म मिलेगा पुरानी तनख्वाह पे काम नहीं करना, उस वक्त छोड़ देंगे। अच्छा जब बेचारे आप उनकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदा ना लिया करें। इसलिए लिया करें कि एक दिन पहले उन्होंने क्या कहा, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा, अब बादल खासा मान गए। अब पंजाब की क्या रहेगी? पंजाब की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या है कुली तौर के ऊपर? मियां असलम इकबाल साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा संविदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या होगा?
असेंबली तहलील करने की जो समरी है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गवर्नर को भेजी। गवर्नर के पास पड़ी रही। गवर्नर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि भारी दिल से इस पे दस्तखत करूंगा। आईनी इकदाम तो है, लेकिन किसी भी जमहूरी हुकूमत का वक्त से पहले घर चले जाना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन फिर उसके बाद गवर्नर पंजाब की मुलाकात हुई आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। उस मुलाकात के बाद गवर्नर वापस चले गए। इम्कान यही था कि समरी पे दस्तखत हो चुके हैं और उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उधर गवर्नर पंजाब ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें यह लिखा कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा। और आईनी तरीका कार के तहत असेंबली जो है वो तहलील हो चुकी है, सूबाई काबीना भी तहलील हो चुकी है। अब 3 दिन के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो अभी वजीर आला ही हैं, निगरान सेटअप तक उन्होंने अपोजिशन लीडर से मुलाकात करनी है और निगरान सेटअप के हवाले से बातचीत तय पानी है। पंजाब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे की प्लानिंग क्या होगी, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या प्लानिंग है और वफाकी सतह पे क्या तुरब का पता चला जाएगा, इसी पे बात करेंगे। मियाँ इस्लाम इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मियाँ साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मियाँ साहब, गवर्नर ने तो दस्तखत नहीं किए, लेकिन इम्कान यही था कि गवर्नर दस्तखत कर चुके हैं, जो ज़राए से खबरें चल रही थी। आपकी नज़र में गवर्नर ने दस्तखत करने के बावजूद नोटिफिकेशन का इजरा क्यों ना किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, आइन के अंदर जो चीजें दर्ज हैं उसके मुताबिक इनको लेकर चलते हैं। पहली बात तो ये है कि आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अगर कोई भी इलेक्टेड वज़ीर आला गवर्नर को रेजोल्यूशन की समरी भेजेगा तो या तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर 48 आवर्स के बाद वो खुद ब खुद तहलील हो जाएगी असेंबली। वो तो आइन के अंदर दर्ज है। हैवी हार्ट के गवर्नर साहब ने बात की तो गवर्नर साहब ने गैर आइनी इकदाम किया। वो गैर आइनी इकदाम क्या था? वो ये था कि आपने चलती हुकूमत को इस खदशे की बुनियाद पर मन घड़त किस्म के आपने इल्जामात लगा के आपने उनकी कैबिनेट को और वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। उस वक्त उनका बड़ा हैवी हार्ट नहीं था, उस वक्त नहीं सोच रहे थे मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब एक कानूनी अमल हो रहा है तो उसको गैर कानूनी के तनाजुर में ले रहे हैं और जो गैर कानूनी था उसको कानूनी तनाजुर में ले रहे हैं। तो असेंबली तो 48 आवर के बाद तहलील हो जानी थी, जो कि हो चुकी। अब तो आगे का लाहे अमल है कि वो किस तरह से करना है, क्योंकि वफाक में बैठी जो हुकूमत है और सूबे में बैठी जो अपोजिशन है, दोनों को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है पंजाब असेंबली के अंदर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हो जाएगी। मियाँ साहब इसी तरफ आते हैं मियाँ साहब, चूँकि ये सारा क्रेडिट भी आपका है और ये सारी खुफिया जिसे कहते हैं ना प्लानिंग 007 वाली, ये भी आपकी, आपने दिखाया कुछ और किया कुछ और, ऐसी पलटी मारी उन्हें कि उनको होश भी नहीं आने दिया। मियाँ साहब ये किया क्या आपने? मीडिया समेत सबके साथ आपने किया तो हाथ ही है ना। देखिए राना साहब, कुछ स्ट्रेटजी जो होती है पॉलिटिकल बंदे की, हम अपने लीडर के साथ बैठे हुए थे इमरान खान साहब के, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले देखो कि सामने वाला प्लानिंग क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी स्ट्रेटजी देख के तो फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। तो फिर इसी तरह ही किया कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी कि अपने दोनों वफाकी वजीर लाके स्पीकर गैलरी के अंदर बैठा दिए और उनके जरिए वो हाउस को मॉनिटर कर रहे थे, हाउस को चला रहे थे, बार बार डायरेक्शन दे रहे थे, चाहे हंगामे की थी चाहे मार कुटाई की थी, और इम्प्रेशन दे रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं वो शार्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जरदारी के जरिए ये सारा घिनौना जो अमल किया, जो हमारे 5 मेंबर एब्सेंट हुए, नहीं आए, वो पैसे की चमक की बिना पर नहीं आए। मैं ये वाज़े तौर पर कह रहा हूँ और बड़े वसूख से कह रहा हूँ, पांचों ने पैसे लिए। देखिए सर, गुजारिश ये है कि बिल्कुल कोई एक आध प्रेशर में भी आया, आज वो मिलके भी गया है चीमा साहब चेयरमैन साहब से, और लेकिन मैं देखें पार्टी को जब जरूरत पड़ती है तो उसमें हिलो हुज्जत नहीं होता। आप ये देखें ना जी कि जब 7 बजे तक किसी को नहीं पता था तो हमारे 2 कैंडिडेट से मुराद 2 MPA बहावलपुर से आने थे क्यों लिख के,
एक हमारा रहीम यार खान से आना था और एक तलागंग से आना था। वो तो तमाम सख्त धुंध थी, उसके बावजूद वो पहुंच गए, लेकिन ये बंदे नहीं आए। और वो के हमारी स्ट्रेटजी चेंज थी, हमने बिल पास करवाने थे, हमने मामला करवाने थे, हमने सारे बंदे आ गए। लेकिन एक बात राणा साहब, ये बात वादे है कि मुझे जिन बंदों ने पैसे लिए उन सबका पता है और किसने दिए, किस जगह पर दिए, कितने पैसे दिए, सारा कुछ पता है। बट ये अपने चेयरमैन साहब के सामने रखूंगा, जिस दिन से जिस तरह का कोई अमल किया, आने वाले वक्त में बिल्कुल उसी तरह का अमल उसके साथ करेंगे, ताकि फिर कभी किसी को, जो भी किसी पार्टी के अंदर हो, किसी को जुर्रत ना हो कि वो अपनी पार्टी के वोट के साथ और अवाम के इत्मीनान के साथ वो इस तरह खेले कि जनाब वोट किसी का है, उस बिना पर वोट लेकर उसका वोट बना असेंबली के अंदर और देना किसी को। जिस तरह 22 मेंबर्स ने पहले किया और आपके सामने पूरे पंजाब ने उनको किस तरह से। मियां साहब, खबरें तो कुछ ऐसी भी हैं कि कई लोगों ने पैसे लिए लेकिन उसके बावजूद भी आ गए। देखिए सर, इसमें आपकी बात में बड़ी हद तक सच्चाई है, लेकिन अभी हम अपनी सारी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमारी इंटरनल है हम करेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है अपने चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे कि ये हुआ। और वो किसी हवा वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो बाकायदा एक तस्दीक करके, जिन जराये से खबर आई थी उन जराये से फिर एक दफा तस्दीक करके, ताकि किसी के साथ गिला न रहे। अगर किसी ने कुछ नहीं लिया तो फिर वो आया क्यों नहीं? क्वेश्चन इज दिस। बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने नहीं लिया तो पार्टी को उस वक्त जरूरत है उसकी, और 1 घंटे के लिए उसकी जरूरत है, आधे घंटे के लिए जरूरत है, वो क्यों नहीं आया? बस ये बात। अच्छा मियां साहब, ये तो बताएं, निगरान वज़ीर आला के लिए किस किस का नाम दे रहे हैं? सुनने में आया कि एक ब्यूरोक्रेट्स भी है और एक सहाफ़ी भी है ऐसी कोई बात? देखें सर, अभी तो पिछले दिनों मेरी अपनी लीडरशिप ने रिक्वेस्ट मैंने की थी, तो उस सिलसिले में कल जो है उसका फर्स्ट सेशन, मुझे उम्मीद है कल फर्स्ट सेशन होगा। उस सेशन के अंदर नाम जो है डिस्कस करेंगे, उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नाम होगा, 2 नाम वो हम आगे भेजें ताकि वो गैर तराना तरीके से पंजाब के अंदर जो है इलेक्शन करवा सके। दूसरा भी आपकी तरफ से एक सवाल आया था केपीके की असेंबली का, तो पंजाब की असेंबली तहलील होगी, अब केपीके की बारी है, केपीके की असेंबली भी तहलील हो जाएगी, दोनों असेंबलियां तहलील होगी। और उसके बाद जो सेटअप है, और हमारी ख्वाहिश है इलेक्शन 22 मार्च से पहले हो। 22 मार्च के बाद रमजान शुरू होने जा रहा है, हर कोई बिजी होगा, मुश्किल। मियां साहब, आपकी ख्वाहिश, आप समझते हैं कि आपकी ख्वाहिश को चीफ इलेक्शन कमीशन मानेगा? पहले कभी उन्होंने आपकी जायज चीज नहीं मानी, तो ये ख्वाहिश किस तरह मानेंगे? सब ये देखिए, ओवरऑल सबका मसला है, रोजे रखे जाते हैं, तरावी पड़ी जाती है, कमेंट करते हैं, कैंपेन उसमें बनती है। एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो जरा, अगर वोट का टर्न आउट कम होता है तो ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी भी लोगों को एतमाद नहीं है। आप पिछले भी रिकॉर्ड देखें, बड़ी मुश्किल से खान साहब ने लोगों को वोट की अहमियत से उजागर किया, तो तब जाके 5% के करीब जो लोग वोट डालते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये कहा कि हम रमजान के अंदर इलेक्शन करवाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, बिस्मिल्लाह, लेकिन लोगों ने इबादत करनी है, रोजे रखने हैं, लोग अपना दाल दलिया कमाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि ईद करीब होती है, सारे हर कोई बिजी होता है। चले मियां साहब, अगर आपकी यही बात अगर देखी जाए, तो दूसरी जानिब गवर्नर ने जो उस दिन बात की थी, उनका ये कहना था कि हो सकता है कि फिर रमजान के बाद भी हो सके, तो क्या इस बात पे कंसेंसस हो जाएंगे कि 90 दिन से लिंगर ऑन भी किया जा सकता है? वो तो आइन के अंदर दर्ज है, आप 90 दिन के बाद नहीं जा सकते। 90 दिन के अंदर आप 60 दिन में करवा दें, 50 दिनों में करवा दें, कौन सी इसमें है? आपने तो इलेक्शन करवाने हैं ना सर, आप शेड्यूल जारी करें, 22 मार्च से पहले रमजान से 1 दिन पहले करवा लें, 2 दिन पहले इलेक्शन करवा लें, आपके इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। चले मियां साहब, ये तो बता दें आप, चूंकि राणा साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इसमें इलेक्शन कमीशन का भरम रह जाएगा। तो भरम इस अंदाज में कि अगर वोटिंग की रेशो कम होती है
तो इंटरनेशनल अदारे भी कहेंगे कि एक मजहबी मुल्क है, उस मुल्क के अंदर इबादत के दिन है, रमजान के दिन है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, बट वोटिंग रेशो गिर जाएगी। ये सारा अमल हमें देखना पड़ेगा और मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि 22 मार्च से पहले इलेक्शन का ऐलान करे ताकि उसके मुताबिक चीज़ों को देखा जाए। अच्छा मियाँ साहब, ये तो बता दें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आपके साथ पूरी वफा की, पूरा साथ दिया और उन्होंने कोई किसी जगह भी डगमगाई नहीं। लोग बहुत सी बातें करते थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब काफ लीग से आपके साथ इलेक्शन लड़ेंगे या फिर तहरीक इंसाफ से लड़ रहे हैं? देखें, जहाँ तक चौधरी साहब और चौधरी मोहन इलाही साहब का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पंजाबी में, लाहौरी ज़बान में एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने भाई होने का सबूत दिया है। यानी कि उन्होंने अपने आप को शो किया है कि उनकी कमिटमेंट खान साहब के नजरियात के साथ थी, खान साहब के साथ जो उनकी बातचीत थी। बल्कि आखिरी दिनों में तो शायद ये भी बात हुई, किसी ने उनको कहा कि आप पहले कमिटमेंट कर लें फिर करें। उन्होंने कहा नहीं। आज कैबिनेट के अंदर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, मैं असेंबली जो खान साहब ने कहा मैं तहरीर करूंगा ताकि जेल में ये बात ना आए कि हम खुदा ना खास्ता कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। या आज उन्होंने कैबिनेट के अंदर बात की है, जो हमारी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा अलायंस के ऊपर ऑलरेडी हम काफी आगे जा चुके हैं। एडजस्टमेंट के हवाले से काफी मीटिंग सीनियर लीडरशिप और चौधरी बरादरान के साथ हो चुकी है और उसमें काफी आगे जा चुके हैं। बाकी रहा जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, वो पीटीआई में आज है वेलकम। हमारा पिछले जो 4 साल हमारे गुजरे हैं वो बड़े आइडली हमें एक दूसरे के साथ गुजारे हैं और मैं समझता हूं कि ये जो पिछले 5 माह थे, इस 5 माह के दौरान भी कभी एक मौका ऐसा नहीं आया कि जिसके ऊपर चौधरी साहब ने ये कहा हो कि अगर खान साहब मुझे कहीं और मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने कहा मैं सबसे पहले तोड़ूंगा और ये भी एक एतमाद था कि उन्होंने साइन करके असेंबली जो थी वो पहुंचा दी थी इमरान खान साहब को। तो मैं ये समझता हूँ साहब, अच्छा ठीक, पिछले दिनों कुछ बातें वफाकी वज़रा ने की कि ज़मान पाक में एक मुलाकात हुई जिसमें सरजनिश की गई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, तू मैं हुई है कि करप्शन हुई पंजाब में और खान साहब ने कहा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को मजरूह किया है। ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की वफाकी वज़रा ने, इसमें किस हद तक सच्चाई? देखें, मैं आपसे अर्ज करूं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बुखलाई हुई है। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रही। यानी कि आप ये देखें ना कि 2 फेडरल मिनिस्टर आके तो स्पीकर चैम्बर में बैठे रहे और इस हवाले से कि शायद हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर लें वगैरह वगैरह, ये सब मन घरट बातें हैं। कोई ऐसी बात नहीं। जो पंजाब की मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंदर मैं भी मौजूद ही होता हूँ तकरीबन, आप कह सकते हैं। मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी और ना कभी ऐसी कोई बात हुई है। और वो ये चाह रहे थे कि इत्तेहाद के अंदर दरार पड़ जाए, इनके अलायंस के अंदर दरार पड़ जाए। वो तो लगे रहते हैं ना, अपने चुटकुले बाहर निकालते रहते हैं ताकि इस तरह के हालात हो जाएं कि जिनकी बिनाद पर इन दोनों में रास्ते जुदा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो अपना रोल प्ले किया और उसके साथ साथ मोहन इलाही ने जो रोल प्ले किया वो उसको बयान नहीं किया जा सकता कि वो कितना पॉजिटिव था। उन्होंने खान साहब के पास आए, उन्होंने कहा जी जो आपने कहना वो होगा, हम आपके साथ खड़े। और जितने प्रेशर के अंदर, मियां साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, कितने परिंदे मुस्लिम लीग नून के उड़ के आपके घोंसलों में आ रहे हैं जिनको आप टिकट दे रहे हैं? और जिसकी वजह से सदर को लिखे गए खत में भी थोड़ा सी बातचीत हुई है कि एतमाद का वोट लेने का वजीर आजम को कहा जाए। देखिए, कुछ पुराने जो हमारी पार्टी का कुछ वहां पर असेंबली में जो बैठते हैं, कुछ उन्होंने पैगाम भेजे कि हम वापस आना चाह रहे हैं। खान साहब ने रिफ्यूज कर दिया। ये मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ। अब कुछ नून लीग के जो दोस्त अहबाब हैं, कुछ पीटीआई कायम करना चाह रहे हैं। इसी तरह एमपीए साहबान भी हैं जो कि जिनके साथ मेरी मेल मुलाकातें भी हो चुकी। आपके साथ मुलाकातें हो चुकी हैं? हो चुकी हैं और उसके साथ साथ उनमें से मैंने बात की मुलाकातें जो है वो अपने लीडर से भी करवा दी, इमरान खान साहब से भी। तादाद ही बता दें, नाम नहीं पूछते हम, तादाद ही बता दें। ऐसा वो तादाद कुछ
मैं फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे करूंगा इंशाल्लाह डिस्कस। एक्चुअली हमारा प्लान था, हम किसी को इम्तहान में नहीं डालना चाह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन करनी है तो आप रिजाइन करें। तो उन्होंने कहा यस हम रिजाइन करेंगे फिर हम आएंगे। हम ये नहीं चाह रहे थे कि वो रहे नून में और हमारी हमायत का ऐलान करें, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि वो रिजाइन करे, हमारे पास आए, ताकि ऑनरेबली तरीके से ग्रेसफुली उधर से भी रिजाइन करे और ग्रेसफुली हम भी उसको एक्सेप्ट करें और हमारी पार्टी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करनी है तो अखलाकी तौर पे पहले इस्तीफा दिया जाए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पे शमूलियत इख्तियार की जाए। बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सिंध की सियासी सूरत पर बात की जाएगी। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात में जाने का फैसला किन बुनियादों पर किया, इसी बारे में बात करने के लिए सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कराची, हैदराबाद यानी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात जो सुबह होने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या तैयारियां हैं? MKM पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, इंतखाबात बाद में होने चाहिए, हल्काबंदियां पहले मुकम्मल होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने भी अपनी सिफारिशात रखी, वफाकी हुकूमत के साथ भी वादे वही जो उन्होंने किए थे उसकी तकमील के हवाले से दोबारा उन्हें याद दहानी करवाई, लेकिन कुछ ना हो सका। तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मान लिया कि इंतखाबात हो रहे हैं। MKM पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम बॉयकॉट नहीं कर रहे, हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो सिंध का आइंदा मंजरनामा क्या होगा? MKM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के क्या साथ रहेगी या उससे अलहदगी के हवाले से भी मुशावरत जारी है? इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने। सलमान बलोच साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। सलमान साहब, क्या वजह बनी जब आप ये मानते हैं कि हल्का बंदियां ठीक नहीं है, जब आपने बारहा ये बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि कराची के लोगों को जब गिना ही नहीं जाएगा तो फिर इंतखाबात शफाफ किस तरीके से हो सकते हैं? फिर किस मंतिक और मसलहत के तहत आप लोगों ने ये मान लिया कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, सुबह हिस्सा लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाइकाट की ख्वाहिश तो मुखालफिन की रहती है हमेशा से कि MKM जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे और मैदान से हट जाए, मुकाबले से हट जाए। लेकिन हमारी राब्ता कमेटी ने और कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने और दीगर रहनुमाओं ने अपनी मशावरत के साथ ये फैसला किया कि MKM पाकिस्तान मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेगी और भरपूर मुकाबला करेगी। इसमें यह है कि आप अगर MKM की तारीख उठा के देखें कि जब 2001 में MKM पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था बल्दियात इलेक्शन का, तो उस वक्त जमात इस्लामी के मेयर बन गए थे। इसी तरह से अगर 93 की तारीख उठा के देखें, MKM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के इलेक्शन का बाइकआउट किया था, तो यहाँ कराची से जो MNA बने तो कोई 2500, 2700, 2800 वोट लेके बन गए थे, जहाँ MKM पाकिस्तान का MNA जो है वो 1 लाख 1.5 लाख वोट लेके बनता था। 2 दिन बाद सूबाई असम्बली का जब बाइकआउट खत्म किया, लड़े भरपूर तरीके से जो है वो कराची के लोगों ने, हैदराबाद के लोगों ने MKM को मैंडेट दिया और अक्सरियती MPs जो है MKM के बने। तो इस हवाले से सिलसिला है ये और भरपूर मशावरत के साथ ये फैसला हुआ है। सलमान भाई, आप लोगों ने भी 2 दिन पहले कहा कि हम इन हल्का बंदियों पे, बिल्कुल आप दोस्त कह रहे हैं, एक तो कि इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ही लोगों ने कहा 2 दिन पहले कि हम ऐसी हल्का बंदियों में इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अगर यही हल्का बंदियां रही, ऐसा ही रहा, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ये आपने कहा था। उस पर यासर ने यह सवाल किया है। चले मान लें आप सुबह इलेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आप लोग वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी रहेंगे? देखिए, हमने जो कहा था कि गलत हल्का बंदियां हुई हैं, डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुआ, जेरीमैंडरिंग हो रहा है, प्री पोल धांधली हुई है, धांधली करने की कोशिश की जा रही है और शेयर कराची के मैंडेट पे शपथ मारने की कोशिश की जा रही है, कराची पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ख्वाहिशात लोगों की। MKM ने अपनी पूरी जद्दोजहद की और MKM आज भी अपनी जद्दोजहद कर रही है। इस वक्त भी गवर्नर हाउस में इजलास जारी हो सारी है, मशावरती इजलास की क्या किया जाए, आया वफाकी हुकूमत में रहा जाए या वफाकी हुकूमत से निकला जाए। हमारी राब्ता कमेटी की मीटिंग अभी भी जारी हो सारी है और राब्ता कमेटी अभी भी इस बारे में मशावरत कर रही है। और खालिद भाई ने कहा था पिछले हफ्ते कि हम देखेंगे कि हमें इलेक्शन में हुकूमत में रह के जाना है और हुकूमत से निकल के जाना है। तो मेरे ख्याल में अभी थोड़े अरसे बाद, चंद दिनों के बाद या चंद घंटों के बाद या चंद लम्हात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी राब्ता कमेटी की जानिब से, जिसमें कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी अहम ऐलानात करेंगे जो पूरी कौम को पता चल जाएगा कि अच्छा सलमान साहब, ठीक है, आप लोग ये सोच विचार कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करनी है, उसमें रहना है,
बारहा हमने अपने प्रोग्राम्स में एमकेएम रहनुमाओं से ये बात पूछी है कि जब आपके वादे पूरे नहीं होते और आपको हमेशा ही दगा मिलता है तो फिर आप हुकूमत के साथ क्यों जुड़ते हैं। तो एक ही जवाब हर तरफ से हमें सुनने को मिलता है कि इक्तदार में रहने के लिए तो तगोदो की जाती है। तो जब हमने तगोदो करके इक्तदार वालों के साथ नहीं रहना, अपोजिशन में ही बैठना है, हमारी बातें नहीं मानी जानी, तो हम क्या करेंगे। तो अब अगर आप इनसे अलहदा होते हैं तो आप तो इक्तदार से बाहर हो जाएंगे और हुकूमत क्या पीटीआई की तरफ रुजू करेगी, किस तरफ जाएंगे। अब इक्तदार से बाहर निकलने की जो मंतिक पे गौर किया जा रहा है तो ये किस मसलहत के तहत है। देखिए यासिर भाई, जो आपका जुमला है ना कि इक्तदार में रहने के लिए तकोदो की जाती है, नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। शायद किसी और रहनुमाओं ने कहा कुछ और हो, शायद समझे कुछ और हो, या आपके ये जुमले हैं। हमेशा से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि जो भी सियासी जमात है वो जो भी सियासत करती है वो अपने वोटर सपोर्टर, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए काम कराने के लिए करती है, उनके तरक्याती काम कराने के लिए, उनके बेसिक प्रॉब्लम्स को, मसाइल को हल कराने के लिए। और उसका वाहिद तरीका ये होता है कि आप जो है जो जमात इक़्तिदार में आए कोलिशन का हिस्सा बने ताकि आवाम के लोगों के मसाइल वोटर सपोर्टर के हल हो सकें। एमक्यूएम पाकिस्तान ने आज तक कभी भी इक़्तिदार की सियासत नहीं की, हमेशा जो है वोटर सपोर्टर की पॉपुलर सियासत की है। तो हम समझते हैं कि अगर ये होता है और ये मामला अगर कहीं आगे बढ़ता है, जिसका अभी तक इम्कान है, और राब्ता कमेटी इस पर मशावरा जारी सारी रखेगी, फिर अगले इलेक्शन होंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। अच्छा सलमान भाई, दफातर आपके नहीं खुले, गुमशुदा अफराद नहीं मिले, आपकी हल्का बंदियों का मसला हल नहीं हुआ, कराची के मेन मसाइल जिनकी आपने हमेशा निशानदेही की वो भी हल नहीं हुए, कराची वालों को कराची का हक नहीं मिला, तो फिर एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा क्यों। राना भाई, बहुत अच्छे सवालात हैं आपके। इसी मुतालबात को लेके, इन्हीं पॉइंट्स को लेके, इन्हीं नुकात को लेके एमक्यूएम पाकिस्तान ने 2018 में इलेक्शन के बाद पीटीआई की हुकूमत के साथ भी मुआहिदा किया था। उसमें भी ये था हमारे लापता साथियों को बाजियाब कराया जाए, एमक्यूएम के सियासी दफातर को खोला जाए, हमारी जो सियासी आज़ादी सलब की गई है उसको बहाल किया जाए, हमें सही मानों में आज़ादी से काम करने दिया जाए, और कराची के शहर में जो एक एहसास महरूमी जन्म ले चुका है उसका खात्मा किया जाए, कराची में तरक्याती काम किए जाएँ, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदान को आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात दिया जाएँ। लेकिन वो वाहिदे पे भी अमल नहीं हुआ। 4 साल तक हम पीटीआई के साथ रहे ऑलमोस्ट तकरीबन, लेकिन नहीं अमल होगा। इन्हीं मामलात को लेके जब पीडीएम का हिस्सा बने, वहाँ से मायूस थे इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से पीडीएम का हिस्सा बने। जब माहिदा हुआ, 2 माहिदे हुए थे, पहले भी आपको बता चुके हैं कि वफाक के साथ, नून लीग के साथ, एक पीपल्स पार्टी के साथ, कहो कि हम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी नहीं है लेकिन कॉलिशन है फेडरल गवर्नमेंट में। जो पीपल्स पार्टी के साथ माहिदा हुआ था उसमें पहले तमाम शराइत यही थी, डिलिमिटेशन की शराइत थी, आर्टिकल 140A के तहत मेयर्स को, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को एम्पावर्ड करना था। ये तमाम चीज़ें शेयर कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स के मामला थे, ये वफाक के साथ थे। उस माहिदे का गारंटर कौन बना था? उस माहिदे का गारंटर शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब बने थे। यही बिलावल आज जो है वो कह रहे हैं मीडिया पे आके, हर चैनल पे आके बिलावल भुट्टो आज जो है वो बीपर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं एमक्यूएम पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन का हिस्सा बने। पहले तो आपने जो है वो पीठ में छुरा घोंप दिया और आपने जो है वो ये सलमान साहब इसी को ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपकी मंशा पूरी ना की, आपके मुतालिबात ना माने। अब पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने, सारे गारंटर बने, उन्होंने भी बात नहीं मानी। अब मुस्तकबिल में एमक्यूएम का इत्तेहाद किसके साथ अवाम देख रहे हैं? क्या पीटीआई के साथ दोबारा से फिर लॉ लगाएंगे और उनके साथ नई टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे, या फिर आप अलहदा ही सिर्फ बैठेंगे? देखें, हमारा मुतालबा तो जो पाकिस्तान को चला रहे हैं उनसे भी है, हमारा मुतालबा रियासत पाकिस्तान से भी, हमारा मुतालबा पाकिस्तान को चलाने वाले इदारों से भी है, हमारा मुतालबा पार्लियामेंटेरियन से भी है, पार्लियामेंट से भी है, और तमाम सियासी जमातों को पता है कि एमक्यूएम के क्या क्या ग्रेवेंसेज हैं, क्या क्या मसाइल हैं, शेर कराची की क्या मसाइल हैं, शेर हैदराबाद की क्या मसाइल हैं। लेकिन देखें, सियासत में कभी भी कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती, हतमी फैसला नहीं होता। आइंदा इलेक्शन होगा और इलेक्शन हमेशा एमक्यूएम की रिवायत रही है, एमक्यूएम हमेशा इलेक्शन जो है वो अकेली लड़ती आई है। उसके बाद देखेंगे जिस जमात को मेजॉरिटी मिलेगी उसके साथ अगर वो हमारे मुतालबात पे मनोअन तस्लीम करते हैं और अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराते हैं 100%, और हमें नज़र भी आएगा
लाजमी बात है एमक्यू पाकिस्तान को अपने वाटर सपोर्टर अपने इलाके के सलमान भाई एक सवाल, अगर बुरा लगे तो पहले आपसे माजरत कर लेता हूँ, अगर बुरा लगे तो पहले ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक तो कल रात को आपने ये कहना है कि इलेक्शन में धांधली हो गई, वो आपको भी पता है। दूसरा, आपको अभी किसी तरफ से हुक्म का इंतज़ार है या हुक्म ये मिला है कि जैसा भी है गुजारा करो? राना भाई देखें, धांधली तो हो चुकी, प्री पोल रिगिंग हो चुकी, जेरीमैंडरिंग हो चुकी, जो डिलिमिटेशन हुई है हम पहले भी बता चुके हैं। यानी एमक्यूएम का यूसी चेयरमैन या एक पहलवान जो 90,000 की यूसी पे लड़ेगा, पीपल्स पार्टी का एक पहलवान जो है वो 30,000 की यूसी पे लड़ेगा। यानी एमक्यूएम का एक पहलवान 90,000 पे जीतेगा, पीपल्स पार्टी के 3 पहलवान 30,000 की यूसी पे जीतेगा। ये है बेसिकली जेरीमैंडरिंग, ये है प्री पोल धांधली कहें, इसे धांधला कहें, इसे रिगिंग कहें, धांधली तो हो चुकी। एमक्यूएम तो बताती यार, यही इश्यूज को लेके एमक्यूएम हाई कोर्ट में भी गई, सिंध हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जहां जहां जा सकते थे एमक्यूएम पाकिस्तान ने हर दरवाजा खटखटाया है। आज भी खटखटा रहे हैं कि खुदा के वास्ते इंसाफ के तकाजों को पूरा करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी यही मुतालबा है कि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए। डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुआ, जो बेसिकली फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, हल्का बंदी सही नहीं हुई, यहाँ पे जो है वो हद बंदी सही नहीं हुई। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जो कराची में पिछले दिनों में, पिछले महीनों में 3 ज़मीनी इलेक्शन हुए, 2022 की अपडेटेड लिस्ट पे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल का जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है वो मई 2020 की लिस्ट पे करा रहा है। और उसमें अच्छा चले, एक आखिरी सवाल सलमान साहब, आप ये कहते हैं कि पीठ में एक जुमला यासिर भाई प्लीज लेट मी कंप्लीट ना, एक जुमला, मेरी बात तो जाने दें आप। जी मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहा हूं आपके सामने, राना साहब के सामने, कि जो 6 लाख यूथ का, नौजवानों का जो 18 साल से ऊपर हो गए, उनका इजाफा हुआ है एज ए वोटर 2022 की लिस्ट में। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2020 की लिस्ट पे इलेक्शन करा के 6 लाख नौजवानों को, वोटर्स को डिसइंफ्रेंचाइज कर रहा है, उनको वोट के हक से महरूम कर रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन कराना है डिलिमिटेशन सही करके 2022 की लिस्ट पे कराइए। जहां तक आपने बात की हुक्म का, देखें हुक्म तो एमक्यूएम पाकिस्तान ना कभी लेती है ना कभी लेती आई है। हुक्म हमेशा क़यादत का होता है, पार्टी लीडरशिप का होता है, कन्वेनर का होता है, राब्ता कमेटी का होता है, जिस पे एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम कारकुनान लब्बैक कहते हैं। अच्छा सलमान साहब, एक आखिरी सवाल, आपने कहा पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा और वो कहते हैं कि इलेक्शन में जाएं। हल ये था कि ऑर्डिनेंस लाया जाता गवर्नर की तरफ से और फैसला सादर कर दिया जाता, इलेक्शन कमीशन को भी मानना पड़ना था, कानून साजी हो जाती। गवर्नर आपका है, ऑर्डिनेंस फिर नहीं आया, तो पीठ में छुरा किसने घोंपा? देखें, ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि ऑर्डिनेंस लाया जाए, ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी। हम तो 9 माह से ये कहते आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, कोई 100 से ज़्यादा मीटिंग हुई हैं, उसमें एक ही बात रखी है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, वोटर लिस्टों को ठीक कर लिया जाए, आपके डिलिमिटेशन को ठीक कर लिया जाए, आपका सेक्शन जो 10A है उसको ठीक कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने 3 दिन पहले क्या काबीना से मंजूरी ली, सेक्शन 10A लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का, जिसमें सूबाई हुकूमत ने अपने पास पावर ले लिया था डिलिमिटेशन का, वो ख़त्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन को भेजा, उन्होंने नहीं माना। कल पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने एक और लेटर लिखा, उन्होंने नहीं माना। लेकिन बात ये कि ये काम पहले करने के थे, ये काम 2 दिन पहले करने के नहीं थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि गिमिक खेला गया है। हम तो ये अब कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे साथ सिंसियरिटी नहीं दिखाई जा रही और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी वफाकी हुकूमत की तरफ से भी संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, और जो सूबाई हुकूमत है उसने पीठ में छुरा घोंपा है और उसने आपके साथ मुआहदे करके उसकी तकमील नहीं की। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब, इस हवाले से निकलिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।